हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सारी कहानियाँ। आज का टॉपिक है पैसों का घमंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालकिन मैं जा रही हूँ। रमा की आवाज़ कान में पड़ी तो रुचिका बोली, खाना खा लिया? हाँ मालकिन, खा लिया। रमा बोली, मैंने तेरे बच्चों के लिए खीर डिब्बे में भर कर रखी है, जरा लेते हुए जाना। रमा बोली, मालकिन रोज़ रोज़ आप कभी मुझे तो कभी मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। जब घर यह सब लेकर जाती हूँ तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान आपका भला करे। मालकिन रुचिका बोली, रमा मुझे अच्छा लगता है यह सब करना। काश मैं पहले ही इस बात को समझ जाती, मगर मेरी बुद्धि तो तब घास चरने गई थी, इसलिए तो अनजाने में वह सब कर बैठी जो मुझे नहीं करना चाहिए। रमा बोली, क्या हुआ मालकिन, क्या कर बैठी? या पर रुचिका चुप हो गई और बोली, कुछ नहीं रमा, तू कुछ समय पर आ जाना। तू होती है तो घर में मन लगा रहता है। रुचिका इस बड़े बंगले की मालकिन, बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल थे और पति केशव सीधे रात को 10 बजे घर से आते थे। केशव की फैक्ट्री दूरी पर थी, इसलिए सुबह पर टिफिन रुचिका साथ ही दे देती थी। केशव की ड्यूटी सुबह 10 से रात 10 बजे तक की थी। रुचिका का इतने बड़े बंगले में अकेले दम घुटता था। आज रात को रुचिका केशव से बोली, केशव मुझे नहीं रहना यहाँ अकेले, बच्चे भी बाहर चले गए और तुम भी घर पर नहीं रहते, मैं अकेले बोर होती हूँ। तुम रमेश भैया और रेशमा से बात करो ना, शायद वे यहाँ वापस आ जाए, फिर से हम सब एक साथ रहेंगे। रमेश केशव का छोटा भाई और रेशमा रुचिका की देवरानी थी। यह संयुक्त परिवार बरसों साथ में रहा, मगर केशव के माता पिता के मरने के बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। रमेश और रेशमा दोनों अलग होने के बाद किराए के मकान में रहते थे। केशव बोला, रुचिका तुम ही तो अलग होना चाहती थी। मेरे पैसों, मेरे बंगले और मेरी हर चीज पर तुम्हें हक चाहिए था। अब वह सब मिल गया तो क्या हुआ तुम्हें? मुझे क्या लगता है वे लोग वापस आएंगे। तुम्हें तुम्हारी देवरानी ने ऐसा छोड़ा कि पलटकर वापस ना देखा। रुचिका को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हुई और वह अतीत के गलियारे में चली गई। रुचिका और रेशमा दोनों देवरानी जेठानी कम ज़्यादा बहनें लगती थी। दोनों की शादी में बस 2 साल का ही फर्क था, इसलिए दोनों की खूब पटती थी। सास विमला जी भी दोनों की जोड़ी की भलाइयाँ लेती, क्योंकि उन दोनों की वजह से उनका संयुक्त परिवार आबाद था। केशव बड़ा भाई होने के साथ साथ घर का करता धरता भी था। उसकी फैक्ट्री जोरों में चलती थी और विपरीत रमेश एक साधारण सी कंपनी में नौकरी करता था। केशव रमेश को अपने साथ फैक्ट्री में लेना चाहता था, मगर रमेश अपनी साधारण नौकरी में खुश था। उसे कमाने की बहुत लालसा न थी। रेशमा और रमेश भी परेशान रहते थे। वह भी चाहती थी कि रमेश एक छोटी नौकरी छोड़कर कुछ बड़ा करे, मगर रमेश नहीं मानता था। रेशमा और रमेश में अक्सर इस मसले को लेकर लड़ाई भी हो जाती थी। रेशमा चाहती थी कि रमेश केशव भैया की फैक्ट्री ज्वाइन कर ले, मगर रमेश कभी कुछ नहीं करना चाहता था। वह अपनी साधारण नौकरी में ही खुश था। रेशमा रमेश से कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छोटी सी नौकरी के कारण कल के दिन हमारे बच्चे बड़े होकर आप पर सवाल दागे कि संयुक्त परिवार होने पर भी पापा एक साधारण नौकरी क्यों करते थे, जबकि ताऊजी फैक्ट्री संभालते थे। पापा जी तो ताऊजी के साथ उनकी फैक्ट्री में उनका साथ दे सकते थे। यह सब सुनने के बाद भी रमेश के कानों पर जूं तक ना रंगी और वह अब उसी कंपनी में नौकरी करता रहा जहां
वह पहले से करता आया था। प्राइवेट कंपनी होने के कारण एक दिन रमेश की नौकरी चली गई, जिस वजह से रेशमा बहुत परेशान हो गई। तब रुचिका बोली, फिक्र मत कर पगली, जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो यह जरूरी नहीं। भगवान शायद रमेश भैया के लिए कुछ अच्छा चाहते हों। केशव ने फिर से रमेश को अपने साथ लेना चाहा, मगर रमेश का वापस वही जवाब था कि रमेश दूसरी नौकरी की तलाश में निकल गया। रमेश को नौकरी नहीं मिली तब तक केशव पूरा घर अकेले चलाता रहा। एक दिन रमेश को फिर से वही साधारण नौकरी मिल गई और रमेश फिर से काम पर जाने लगा। धीरे धीरे दिन साल गुजरने लगे और बीच में केशव के माता पिता का देहांत हो गया। अब धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगी। केशव की फैक्ट्री जोरों में चलने लगी थी, जिस वजह से घर में पैसों की बरसात हो चली थी। रुचिका को अपनी पति की कमाई पर घमंड होने लगा था और वह देवर रमेश और देवरानी रेशमा को हीन दृष्टि से देखने लगी थी। वैसे ही जिस सास ससुर की वजह से वह संयुक्त परिवार आबाद था, वे अब नहीं रहे थे। एक दिन रुचिका के मन में ख्याल आया कि अगर मेरा पति घर की फैक्ट्री खर्चा ना निकाले तो रमेश भैया अपने दम पर इतने खर्चे नहीं निकाल सकते। यह फैक्ट्री, यह बंगला, इन सब पर सिर्फ मेरा अकेली का हक होना चाहिए, क्योंकि मेरे पति की बदौलत ही तो यह घर गाड़ी शानो शौकत है। मगर रेशमा भी तो यही रहती है। कल के दिन वे लोग हमसे हमारी सारी चीज़ों में हिस्सा भी मांग सकते हैं। इसलिए अब रुचिका ने ठान लिया था कि वह कैसे भी रमेश और रेशमा को इस घर से निकाल कर ही दम लेगी। बस उसी दिन से रुचिका के घर में कलह का वातावरण पैदा कर दिया। रुचिका के बच्चे बड़ी बड़ी कक्षा में पढ़ते थे और रेशमा के बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन रुचिका बोली, रेशमा तुम्हारे बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं मेरे बच्चों को, हो सके तो इन्हें अपने कमरे में ज़्यादा निकलने मत दिया करो। रेशमा ने भी हामी भर दी और अपने बच्चों को रुचिका भाभी के बच्चों के कमरे में ज़्यादा जाने नहीं देती थी। घर के काम हो, रसोई के काम हो या बाहर के काम, सभी काम रुचिका ने अपने हाथ में ले लिए और हर बात पर अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। अब वह हर बात से रेशमा को सुनाने लगी थी, चाहे वह बिजली का बिल हो या खाने का या पीने का जो भी बिल हो। रुचिका हर बात में रेशमा से जताने लगी थी कि उसके पति के पैसों पर के दम पर ही रमेश भैया और रेशमा जी रहे हैं, वरना उनकी खुद की कुछ कोई औकात नहीं है। हद तो तब हो गई जब रुचिका आस पड़ोस के लोगों को कहने लगी कि यदि उसका पति घर के खर्चे पूरे ना करे तो उसके देवर और देवरानी के तो खाने के लाले पड़ जाए। रेशमा के कानों तक भी इन बातों की कोई भनक लग गई तो उसे बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगी, क्या सचमुच यह वही जेठानी है जिसने कभी मुझे अपनी बहन माना था। इंसान पैसों के घमंड में इतना चकनाचूर हो जाता है कि रिश्तों का महत्व तक भूल जाता है। मगर वह कर भी क्या सकती थी। उसने तो कई बार रमेश को यह साधारण नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी, मगर रमेश नहीं माना, जिसकी वजह से आज उसे यह सब सुनना पड़ रहा है। रेशमा को भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आ गया। उसने रमेश से बात की और दोनों ने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। केशव रमेश के इस फैसले से खुश नहीं था। वह यह परिवार बिखरने नहीं देना चाहता था। जब उसने भाई को रोकने की कोशिश की, रुचिका बोली, जिसकी जितनी चादर है उसे उतने ही पाप पसारने चाहिए। रमेश भैया की साधारण सी नौकरी में भी उन्हें और रेशमा को बंगले का सुख नसीब हो रहा है। शायद यह बात इन दोनों को समझ आ गई है। रमेश और रेशमा की यह बात सुनकर दिल खट्टा हो गया।
उन्होंने कभी पलटकर इस घर की ओर नहीं देखा। रुचिका तो चाहती थी उसे सब मिल गया और वह खुश हो गई। वह यह सोचकर खुश थी कि अब यह सारी जायदाद, बंगले और पैसों की मालकिन वह अकेली ही है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रुचिका के बच्चे विदेश जा बसे और केशव अपनी फैक्ट्री में व्यस्त हो गया। अब घर में पूरे दिन कोई नहीं रहता था उसके अलावा। वही बंगला जो हमेशा सबके शोरगुल से आबाद था, आज वही बंगला रुचिका को अकेले में काटने से दौड़ता है। देवरानी रेशमा और रुचिका के रिश्ते खट्टे हो चुके थे, इसलिए इतने सालों से बातचीत भी बंद थी। रमेश और रेशमा जब यह घर छोड़कर गए थे तो वह किराए के घर, छोटे से मकान में रहने लगे थे। केशव ने भाई की मदद करनी चाहिए थी, मगर स्वाभिमानी रमेश और रेशमा ने बिल्कुल मना कर दिया था और उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। वे लोग अपने दम पर ही जी लेंगे। रेशमा घर पर पापड़ बेलकर बेचने का काम करने लगी थी और रमेश की अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई थी। इस तरह दोनों मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने बच्चों का खर्चा निकाल लेते थे। रुचिका के आस पड़ोस के लोग तो जो रेशमा से भी बातचीत करते थे, वो लोग रुचिका और रमेश को खबर दिया करते थे। रुचिका और रेशमा जब से अलग हुए थे तब से उनके बातचीत बिल्कुल एकदम से बंद थी, मगर आज रुचिका ने इतने सालों बाद सोचा कि क्यों ना वह रमेश और रेशमा से फोन करके बात करे और उन्हें वापस यहाँ रहने को बुलाए। वह फोन करने वाली ही थी कि विदेश से उसके बेटे अमित का फोन आया कि वह बोला, मम्मी मुझे यहाँ विदेश में एक लड़की पसंद आ गई है, उसका नाम ऐना है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रुचिका बोली, बेटा जब तू भारत आएगा तब हम आराम से बात करेंगे, इतने बड़े फैसले फ़ोन पर नहीं लिए जाते। अमित बोला, मम्मी मैं भारत नहीं आना चाहता, इसलिए तो आपको यह फ़ोन पर ही बता रहा हूँ। 1 महीने बाद मैं और ऐना शादी करने वाले हैं, आप पापा को बता दीजिएगा। बस यही बताने के लिए मैंने फ़ोन किया था। अमित ने फ़ोन काट दिया। रुचिका ने यह खबर सुनकर बेचैन हो उठी थी। उसने तुरंत केशव को फ़ोन करके सब बताया। केशव बोला, रुचिका बच्चों को विदेश भेजने का फैसला भी तुम्हारा ही था। मैंने तो तब भी मना किया था कि हमारा भारत भी एजुकेशन के मामले में कुछ कम नहीं है, मगर तुम मानी कहाँ थी। तुमने कहा था हमारे पास इतना पैसा है, हम हमारे बच्चों को विदेश भेजना चाहिए। तुम दुनिया वालों को दिखाना चाहती थी कि तुम्हारा पति इतना कमाता है, तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इन सब बातों की सजा भुगतने का समय आ गया है शायद। रुचिका फ़ोन पर रख खूब रोने लगी और सोचने लगी कि क्यों पैसों के नशे में उसे अंधा कर दिया था, क्यों यह रिश्तों को समझ नहीं पाई। आज शायद इसलिए ही अकेली पड़ गई थी, कोई भी तो साथ नहीं दे रहा था उसका। रुचिका ने विदेश में रह रही उसकी बेटी मान्या को फ़ोन किया कि तुम कब यहाँ आ रही हो। मान्या अपने फ्रेंड्स के साथ पब में बिजी थी। मान्या बोली, मम्मी मैं अभी बिजी हूँ पार्टी में, और जो लोग अगर विदेश में आकर बस जाते हैं वो लोग कभी भारत नहीं आते हैं। रुचिका बोली, बेटा मुझे तुम सबकी याद आ रही है। मान्या बोली कि माँ इतनी इमोशनल फूल मत बनो। रुचिका ने अपने कैसे पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उसे आज यह बात समझ में आ रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।